हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे जीके पीवाईक्यू पार्ट 1 का लास्ट लेक्चर जो कि है लेक्चर 27। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ये है लेक्चर 26 के क्वेश्चंस ऑफ द डे। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द पोर्ट सिटी ऑफ द पांड्या किंगडम। निम्नलिखित में से कौन सा पांड्या साम्राज्य का बंदरगाह शहर था, जो कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था पांड्या किंगडम से रिलेटेड। तो इसके ऑप्शंस क्या है, डिंडीकुल, तेनकासी, कोरकई और विरुद्धनगर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोरकई, जो कि पांड्या किंगडम की पोर्ट सिटी है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, श्यामा मणि देवी वॉज अवॉर्डेड द पद्मश्री इन 2022 फॉर हर कंट्रीब्यूशन टू विच म्यूजिक। जो श्यामा मणि देवी है उनको किस संगीत में उनके योगदान के लिए 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन है मलयाली, ओडिसी, तमिल, गुजराती। तो इनको जो है ओडिसी म्यूजिक के लिए 2022 में पद्मश्री दिया गया है, किसको, श्यामा मणि देवी को। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन लेक्चर 27 का। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इज़ द मास्की इंस्क्रिप्शन लोकेटेड एट प्रेजेंट। जो वर्तमान में मास्की शिलालेख है वो किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटका। ठीक है, और जो मास्की इंस्क्रिप्शन है ये किससे रिलेटेड है, ये है अशोका से रिलेटेड। ठीक है, और ये कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया है, ये लिखा गया है प्राकृत लैंग्वेज में, प्राकृत लैंग्वेज के अंदर लिखा गया है। और कर्नाटका के अंदर एक और देखें अगर, तो अहियोल इंस्क्रिप्शन भी कहाँ पे है, ये भी है कर्नाटका में। ठीक है, अहियोल प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन जो कि किससे रिलेटेड है, इसमें किससे रिलेटेड हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो मिलती है पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय जो कि चालुक्य रूलर थे, चालुक्य रूलर। और इसकी जो कैपिटल है पुलकेशिन द्वितीय की वो कौन सी है, वाटापी। कौन सी थी, वाटापी। ठीक है, तो ये जो अहियोल प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन है इसमें किससे रिलेटेड हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो मिलती है पुलकेशिन द्वितीय जो कि कहाँ पे है, कर्नाटका के अंदर है। ठीक है, और जो मास्की इंस्क्रिप्शन है ये भी कहाँ पे, कर्नाटका के अंदर है। और इससे जो कुछ और इंस्क्रिप्शन है जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम से रिलेटेड, तो हम वो भी कवर करेंगे यहाँ पे। ठीक है, इसमें अगर देखें तो प्रयाग प्रशस्ति जो कि कहाँ पे है, ये है इलाहाबाद के अंदर। ठीक है, और ये किसके द्वारा लिखी गई है, हरि सेन। और किससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है, जो कि वो है समुद्रगुप्त। जो समुद्रगुप्त है, जो गुप्ता रूलर, उसकी इन्फॉर्मेशन मिलती है किसमें, प्रयाग प्रशस्ति में। ठीक है, नेक्स्ट देखें तो मेहरौली जो आयरन पिलर है कहाँ पे, दिल्ली में, ये है दिल्ली के अंदर। ठीक है, और ये किससे रिलेटेड है, ये है चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त सेकंड से, जिनको विक्रमादित्य सेकंड भी बोला जाता है। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय। और इसमें चंद्रगुप्त द्वितीय से ही रिलेटेड एक और है उदयगिरी इंस्क्रिप्शन, उदयगिरी इंस्क्रिप्शन। ठीक है, ये भी किससे रिलेटेड है, ये भी चंद्रगुप्त सेकंड से रिलेटेड है, और ये है एमपी के अंदर। और इसके अलावा देखें अगर तो जूनागढ़ या गिरनार इंस्क्रिप्शन, और ये कहाँ पे है, ये है गुजरात में। और ये किससे रिलेटेड है, ये है रुद्र दमन। ठीक है, और इसके अंदर ही जो जूनागढ़ है इंस्क्रिप्शन, इसके अंदर ही हमें किसके बारे में लिखा हुआ मिलता है, सुदर्शन लेक। और ये जो है फर्स्ट संस्कृत इंस्क्रिप्शन है, फर्स्ट संस्कृत इंस्क्रिप्शन, संस्कृत लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेक्स प्रोविजन रिगार्डिंग द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंट्री। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद देश के वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में प्रावधान करता है। ऑप्शन है आर्टिकल 141 अनुच्छेद 141, आर्टिकल 136 अनुच्छेद 136, आर्टिकल 112 अनुच्छेद 112, आर्टिकल 123 अनुच्छेद 123। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 112, जिसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा हुआ है किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जिसको क्या बोला जाता है, बजट। जो बजट टर्म है ये कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। ठीक है, और बजट के अंदर हम क्या देखते हैं, जो अपकमिंग ईयर है उसमें जो एस्टिमेटेड
एक सेकेंड, जो एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर होता है, एक्सपेंडिचर एंड जो इनकम है, ठीक है, रिसिप्ट, ये क्या है, इनकम ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। जो एक्सपेंडिचर और जो इनकम है जो गवर्नमेंट की पूरे ईयर का, वो इसमें बजट में बताया जाता है, ठीक है। आर्टिकल 141 देखें अगर, तो इसमें ये किससे रिलेटेड है, मैं इधर लिख दूँ। आर्टिकल 141 जो है ये रिलेटेड है सुप्रीम कोर्ट से। इसमें क्या बोला गया है कि जो भी लॉ बनाए जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के, वो जो कंट्री के अंदर जितने भी कोर्ट्स हैं उन सब पे लागू होंगे, ठीक है। तो लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इज टू बी बाइंडिंग on all courts within the country, ठीक है, विदिन द कंट्री। और आर्टिकल 136 है, तो ये किससे रिलेटेड है, ये भी सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है, ये भी किससे रिलेटेड है, सुप्रीम कोर्ट। इसमें क्या है, स्पेशल लीव टू अपील बाय सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। इसके अंदर क्या है, अगर कोई भी पर्सन मतलब अगर उसके साथ सही मतलब जस्टिस नहीं मिलता है उसको, तो वो सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता है। और जो आर्टिकल 123 है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आर्टिकल 123 ये किससे रिलेटेड है, ये है प्रेसिडेंट के ऑर्डिनेंस पावर, प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस पावर से रिलेटेड, ठीक है। जब जो पार्लियामेंट के एक सदन मतलब जो एक है लोकसभा या राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा के अंदर जो ये सेशन चलते हैं, अगर उन दोनों सदनों में से एक या दोनों ही अगर उसमें सेशन में नहीं है, तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर होता है कि वो ऑर्डिनेंस मतलब एक एक्ट होता है जो कि टेम्प्रेरी एक्ट बना जाता है, और वो जो परमानेंट एक्ट होते हैं उनकी तरह ही काम करता है, बट वो टेम्प्रेरी होता है कुछ टाइम के लिए। और इसकी जो मैक्सिमम जो लाइफ होती है वो कितनी है, वो है 6 months एंड 6 week, ठीक है। और अगर इसी में गवर्नर की देखें तो वो क्या है, इसका है 213 आर्टिकल गवर्नर की ऑर्डिनेंस पावर की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ नॉन एज द फादर ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक। जो कार्नेटिक म्यूजिक है उनके जनक के रूप में किसे जाना जाता है। ऑप्शंस है पुरंदरदास, विद्यारण्य, थिरुनल राम वर्मा, विश्वनाथ अय्यर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुरंदरदास, ओके। जो फादर ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक है वो कौन है, पुरंदरदास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग एलॉयज इज मेड अप ऑफ कॉपर एंड जिंक। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु तांबे और जस्ता से बनी होती है। ऑप्शंस है मोनेल मेटल, मैग्नेलियम, रोल्ड गोल्ड और डच मेटल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डच मेटल, ठीक है। जो डच धातु है वो किससे बनी होती है, कॉपर एंड जिंक से बनी होती है, जिसमें कॉपर जो है 85% होता है और जो जिंक है वो होती है 15%, ठीक है। जो मोनेल मेटल है ये किससे बनी होती है, निकल और कॉपर से, निकल प्लस Cu जो कि क्या है, कॉपर है, ठीक है, और ये है निकल। जो मैग्नेलियम है ये किससे बना होता है, ये है एलॉय एल्यूमिनियम का, ठीक है, और इसके अंदर होता है मैग्नीशियम जो कि होता है 1 से 2% ओनली, ज़्यादा क्या है, एल्यूमिनियम है। जो रोल्ड गोल्ड है इसमें जब ज्वेलरी वगैरह बनाई जाती है तो गोल्ड प्लस सिल्वर या फिर कोई अदर मेटल जो उसके साथ मिलाई जाती है उसको कहते हैं रोल्ड गोल्ड, ठीक है। और इसके अलावा कुछ जो और एलॉयज़ हैं जो कि इंपॉर्टेंट है उनको भी हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। जैसे ब्रॉन्ज, ये क्या है, कांसा, ठीक है। ये किससे मिलके बनता है, ये मिलता है कॉपर प्लस एस एन क्या है, टीन और कॉपर। ब्रास क्या है, पीतल, तो ये किससे मिलके बनता है, ये मिलता है कॉपर प्लस जिंक। इसके अलावा जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है, इसका सिर्फ नाम ही जर्मन सिल्वर है, ठीक है। ये बन के मिलता है मतलब किस से बन के मिलता है, ये मिलता है कॉपर प्लस
जिंक, जेडन प्लस निकल। ठीक है, इसके अलावा निकल, जो निकल स्टील है, निकल स्टील, ये आयरन प्लस निकल से बन के मिलता है, क्या बोल रही हूँ, सॉरी, आयरन प्लस निकल। और इसके अलावा स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील, इसमें होते हैं आयरन, जिसको क्या लिखते हैं, जिसका सिंबल है Fe प्लस क्रोमियम। ठीक है, CHROMIUM, क्रोमियम और निकल। इसके अलावा सोल्डर, सोल्डर है वो किससे बनता है, लेड, जिसको हम Pb, इसका सिंबल क्या है Pb, और टिन, टिन है Sn। ठीक है, तो ये कुछ और जो एलॉयज हैं जिनको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डेट नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। हर साल किस तारीख को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन है 21 जून, 20 अगस्त, 29 जून, 22 अप्रैल। जो स्टैटिस्टिक्स डे है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है, वो कब मनाया जाता है ये बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये है 29 जून। ठीक है, 29 जून को मनाया जाता है। 21 जून को अगर देखें तो ये क्या है, इंटरनेशनल योगा डे। इस दिन क्या मनाया जाता है, इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है। जो 20 अगस्त है, इस दिन क्या मनाया जाता है, इस दिन मनाते हैं सद्भावना दिवस, सद्भावना दिवस। ठीक है, सद्भावना दिवस। जो 2 अप्रैल है, इस दिन मनाते हैं अर्थ डे। ठीक है, इसके अलावा कुछ और जो है इम्पोर्टेंट वो भी हम कवर करेंगे, जो कि डेज पे की जो क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, उनको भी हम कवर कर लेते हैं। एक जो नेशनल जेवलिन डे है, जो कि 2020 में अनाउंस किया गया है। ठीक है, नेशनल जेवलिन डे कब मनाया जाएगा, 7 अगस्त को। और ये किस लिए है कि टोक्यो ओलंपिक्स में जो नीरज चोपड़ा है, ठीक है, नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था। गोल्ड जीता किसमें, जेवलिन थ्रो के अंदर। और कितने मीटर फेंका था, 87.58 मीटर। जो भाला फेंक है वो कितने मीटर फेंका था, भाला जो 87.58 मीटर फेंका था। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में। अब जो है इसके अलावा नेशनल स्पोर्ट्स डे, नेशनल स्पोर्ट्स डे ये कब मनाया जाता है, 29 अगस्त को, 29 अगस्त को। और इसके अलावा टीचर्स डे 5 सितंबर। और वर्ल्ड ओजोन डे, वर्ल्ड ओजोन डे जो कि 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसके अलावा वीर बाल दिवस, इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, वीर बाल दिवस। ठीक है, जो कि 26 दिसंबर को मनाया जाता है। और विजय दिवस, जो विजय दिवस है वो कब मनाया जाता है, 16 दिसंबर को। ठीक है, और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो कि 8 मार्च को मनाया जाता है। और मार्च में ही वुमेन जो इंटरनेशनल डे है वो मनाया जाता है, इंटरनेशनल वुमेन डे। सॉरी, ये 3 मार्च को मनाते हैं और ये 8 मार्च को मनाते हैं। जो वुमेन डे है, इंटरनेशनल वुमेन डे, वो 8 मार्च को मनाया जाता है। और जो वर्ल्ड लाइफ डे है वो 3 मार्च को मनाया जाता है। इसके अलावा नेशनल साइंस डे, नेशनल साइंस डे जो कब मनाया जाता है, 28 फरवरी को। ठीक है, और वर्ल्ड वेटलैंड डे, वर्ल्ड वेटलैंड डे ये भी कब मनाया जाता है, फरवरी में, जो कि 2 फरवरी को मनाया जाता है, 2 फरवरी को। और जो वर्ल्ड वाटर डे है वो कब मनाया जाता है, वर्ल्ड वाटर डे ये मनाते हैं 22 मार्च को। ठीक है, और इसके अलावा नेशनल यूथ डे, नेशनल यूथ डे ये कब मनाते हैं, 12 जनवरी को। ठीक है, तो ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट डेज। तो इनको आप एक बार वापस रिवाइज करके, मतलब बीच बीच में इनको देख लिया करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ पल्लव्स। निम्नलिखित में से कौन सी पल्लवों की राजधानी थी। ऑप्शंस है पुहार, रायचूर द्वार, आइहोल और कांचीपुरम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो
पल्लव्स की जो कैपिटल है वो कौन सी है, कांचीपुरम। ठीक है, और जो पल्लव है इनका अगर फाउंडर देखें, फाउंडर तो वो कौन थे, वो थे सीमा विष्णु, सीमा विष्णु। ठीक है, और जो चालुक्यास एंड जो पल्लव थे वो दोनों ही अपनी कहाँ पे सुप्रीमेसी इस्टेब्लिश करना चाहते थे, वो है कृष्णा एंड जो तुंगभद्रा रिवर है उनके बीच में। ठीक है, बिटवीन कृष्णा एंड तुंगभद्रा रिवर। ठीक है, और इसमें जो एक जो ग्रेटेस्ट रूलर था इनका जो पल्लव्स का, वो कौन थे, नरसिम्हा वर्मन, नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट। ठीक है, ये इनके थे ग्रेटेस्ट रूलर। और इन्होंने जो है वो किसको डिफीट किया था, पुलकेशिन द्वितीय को डिफीट किया था, पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, और इन्होंने जो है क्या ऑक्यूपाई कर ली थी, इसकी जो कैपिटल थी, ऑक्यूपाइड कैपिटल कौन सी थी, वाटापी। ये पुलकेशिन द्वितीय जो है वो चालुक्य रूलर थे। ठीक है, चालुक्य रूलर। जो वाटापी जब ये की तो इन्होंने टाइटल क्या लिया, वाटापी कोंडा। वाटापी कोंडा है वो इन्होंने टाइटल लिया था जब वाटापी पे इन्होंने अपना ऑक्यूपाई कर लिया वाटापी को। ठीक है, और इन्होंने जो है नरसिम्हा वर्मन ने इन्होंने कुछ टेम्पल बनाए, जिन तो मंडप टेम्पल और रथ टेम्पल। रथ टेम्पल कहाँ पे बनाए, महाबलीपुरम में, महाबलीपुरम के अंदर इन्होंने टेम्पल बनाए। ठीक है, और जो इनके टेम्पल होते थे वो किस स्टाइल में बनाए जाते थे, द्रविड़ स्टाइल में इनके जो टेम्पल वो बनाए जाते थे। और एक और भी अगर देखें तो शोर टेम्पल, ये भी इनके टाइम पे ही बनाया गया है। शोर टेम्पल कहाँ है, महाबलीपुरम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द रोआ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड। निम्नलिखित में से किस राज्य में रोआ वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। ऑप्शन है हरियाणा, पंजाब, त्रिपुरा, असम। तो इसका सही आंसर होगा त्रिपुरा। जो रोआ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कहाँ पे है, त्रिपुरा में है। और इसके अलावा एक जो और यहाँ पे है इम्पोर्टेंट, तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, और इसके अंदर जो है बटरफ्लाई पार्क है, बटरफ्लाई पार्क। और कुछ जो इम्पोर्टेंट जो नेशनल पार्क है वो अगर देखें तो क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क। ठीक है, और राजबारी नेशनल पार्क, ये कहाँ पे हैं दोनों ही, ये भी राजबारी नेशनल पार्क, ये भी हैं त्रिपुरा के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस विद द पावर ऑफ ए 2.5 डायोप्टर। 2.5 डायोप्टर की क्षमता वाले उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। ऑप्शन है 5 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो इसके अंदर जो पावर है, जो लेंस की पावर होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, पावर इक्वल्स टू 1/f 1/f। और f यहाँ पे किस में होता है, मीटर के अंदर। ठीक है, और अगर कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, जो f होगी वो कैसी होगी, वो होगी पॉजिटिव। और अगर कॉनकेव लेंस है तो f कैसी होगी, वो होगी नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हमें पावर दिया गया है कितना, 2.5 डायोप्टर इक्वल्स टू 1/f। f का क्या हो जाएगा, 1/2.5। पर ये मीटर में है और यहाँ पे ऑप्शन जो है वो किस में है, सेंटीमीटर में। तो इंटू 100 कर लेंगे और इसका आंसर कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज द अजिलामो फोक डांस बिलोंग। जो अजिलामो लोक नृत्य है वो निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। आसाम, त्रिपुरा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, जो अजिलामो फोक डांस है वो कहाँ से बिलोंग करता है, वो है अरुणाचल प्रदेश से। ठीक है, इसमें हम देखेंगे जो जितने भी अरुणाचल प्रदेश के जो इम्पोर्टेंट फोक डांस है उनको एक ट्रिक्स है। ठीक है, ट्रिक क्या है,
ट्रिक है ऐसे, अरुण की मम्मी जिनका नाम क्या है, रेखा, तो वो अपने हस्बैंड को क्या बोल रही है, अजी, जो लेडीज़ कुछ बोलती है अजी अजी करके, वैसे कि अजी फ़ोन लो, क्या लो, मतलब फ़ोन लो, एंड वैन में बुआ के पास चलो, मतलब बुआ के पास चलो। वो क्या बोल रही है कि अजी फ़ोन लो, मतलब खुद का फ़ोन लो, और कहाँ, वैन के अंदर, वैन लेके कहाँ चलना है, बुआ के पास चलना है। तो उनके हस्बैंड पूछ रहे हैं, मतलब रीज़न पूछ रहे हैं कि क्यों चलना है, तो वो क्या बोल रही है कि वहाँ जो है सभी क्या कर रहे हैं, मास्क, जो अलग अलग मास्क लगा कर क्या देख रहे हैं, लॉयन एंड पीकॉक का छम छम, जो है, जो लॉयन पीकॉक का जो छम छम डांस चल रहा है वो देख रहे हैं, एंड जो पॉप सॉन्ग है वो सुन रहे हैं, वहाँ पे पॉप सॉन्ग सुन रहे हैं। ठीक है, इसलिए उसको भी कहाँ जाना है, उनको भी बुआ के घर जाना है। ठीक है, तो ट्रिक क्या है, अरुण की मम्मी जिनका नाम है रेखा, तो वो बोलती है अपने हस्बैंड को, अजी फ़ोन लो और वैन में कहाँ चलो, बुआ के पास चलो। वहाँ सभी, वो पूछ रहे हैं कि क्यों चलना है, तो वो बोल रहे हैं वहाँ सभी मास्क लगाकर लॉयन एंड पिको का छम छम डांस देख रहे हैं और पॉप सॉन्ग सुन रहे हैं, इसलिए इनको वहाँ जाना है। ठीक है, तो अरुण से क्या हो जाएगा यहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, फिर इसके आगे जो है हम डांस देखते हैं, रेखा, अजी, फ़ोन, वैन, बुआ पास चलो, और मास्क, लॉयन एंड पिकॉक, और पॉप। ठीक है, इनके हम देखते हैं जो इनके डांस के नेम है। रेखा से हो जाएगा रिखम पाडा, ठीक है। अजी से हैं अजी लामो, फ़ोन से हैं पोनंग, वान से हैं, जो वैन है, वैन से हो जाएगा वांचो, बुआ से है बुइया, पास से है यहाँ पे पासी कोंकी, ठीक है। चलो से है चालो डांस, मास्क से मास्क डांस, और लॉयन एंड पिकॉक से लॉयन एंड पिकॉक डांस, और पॉप से है यहाँ पे पॉपिर डांस। ठीक है, तो ये जो है सारे किसके हैं, अरुणाचल प्रदेश के फोक डांस है। ठीक है, इसको आप एक दो बार अगर ट्रिक को यूँ करके देखोगे तो आपको सारे ये जो भी फोक डांस है वो याद हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेटल इज़ यूज फॉर मेकिंग बल्ब फिलामेंट्स, जो बल्ब फिलामेंट्स बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है कॉपर, आयरन, सिलिकॉन, टंगस्टन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टंगस्टन। ठीक है, इसका सिंबल क्या है, डब्लू, और जो एटॉमिक नंबर है, ठीक है, एटॉमिक नंबर अगर इसके देखें तो एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका, 74। और जो है बल्ब फिलामेंट्स में टंगस्टन ही क्यों लिया जाता है, क्योंकि इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई रेजिस्टिविटी होती है, जिसके वजह से ये रूम टेम्परेचर पे बर्न नहीं होता है। ठीक है, हाई रेजिस्टिविटी। और इसके अलावा एक और भी क्वेश्चन पूछा जाता है जो हीटर का पूछा जाता है। ठीक है, जो हीटिंग एलिमेंट होता है हीटर में वो किससे बना होता है, हीटिंग एलिमेंट ऑफ हीटर वो किससे बना होता है, वो बना होता है नाइक्रोम का, जिसमें क्या होता है, क्रोमियम होता है 20% और निकल होता है 80%। ठीक है, और इसका भी रीज़न क्या है कि इसमें जो है हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई रेजिस्टिविटी होती है और इसकी हाई स्पेसिफिक हीट होती है, इसलिए इसको जो है, जो हीटर की रोड होती है, ठीक है, जो हीटिंग एलिमेंट उसको किससे बना जाता है, नाइक्रोम से बना जाता है। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस दैट वेयर द सेम पर्सन इज अपॉइंटेड इज द गवर्नर ऑफ द 2 और मोर स्टेट्स द एमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंसेस पेबल टू हिम और हर शैल बी एलोकेटेड अमंग दोज स्टेट्स। जो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि जहां एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जाता है तो उससे जो है देय जो परिलब्धियां और भत्ते उन राज्यों के बीच आवंटित किए जाएंगे। जो एक अगर कोई पर्सन है उसको अगर 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स का गवर्नर बनाया जा रहा है तो उसके जो अलाउंसेस वगैरह हैं, ठीक है, वो किन किन के बीच में होंगे एलोकेट, उन दोनों जो स्टेट्स हैं उनके बीच में एलोकेट होंगे। ठीक है, तो ये कौन से आर्टिकल में बताया गया है वो हमें बताना है। ऑप्शंस हैं आर्टिकल 160, आर्टिकल 155, आर्टिकल 158, आर्टिकल 157। तो ये बताया गया है आर्टिकल 158 के अंदर, जिसके अंदर जो कंडीशंस है ऑफिस की, जो गवर्नर के ऑफिस की, वो बताई गई है। ठीक है, तो इसके जो भी गवर्नर के जो आर्टिकल है एक बार वो देख लेते हैं। कहाँ से कहाँ, 153 से 162 जो है आर्टिकल वो किससे रिलेटेड हैं, वो हैं गवर्नर से रिलेटेड। ठीक है, तो इनके आर्टिकल देख लेते हैं। इसमें आर्टिकल 153 में बताया गया है कि हर स्टेट का एक गवर्नर होगा। ठीक है, आर्टिकल 154 में जो एग्जीक्यूटिव पावर है गवर्नर की उसके बारे में बताया गया है। आर्टिकल 155 में अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, अपॉइंटमेंट कौन करेगा, वो करेगा प्रेसिडेंट। ठीक है, जो प्रेसिडेंट के प्लेजर पे जो गवर्नर है वो अपनी पोस्ट धारण करेगा, मतलब प्रसाद, जो राष्ट्रपति के प्रसाद पद, इसका प्रसाद पर्यंत इसका पद होता है। ठीक है, आर्टिकल 156 में है टर्म, मतलब ये कितने साल के लिए जो है गवर्नर बना जाता है। नॉर्मल 5 ईयर है, पर इससे पहले अगर ये रिज़ाइन देना चाहता है तो रिज़ाइन किसको देगा, प्रेसिडेंट को। और प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट के प्लेजर पे ये इसकी पोस्ट होती है गवर्नर की, तो प्रेसिडेंट इसको पहले भी हटा सकता है। आर्टिकल 157 में बताई गई है कि जो क्वालिफिकेशन है गवर्नर की वो, ठीक है, तो इसमें क्या है, सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, सिटीजन ऑफ इंडिया। और जो एज है वो कितने साल होनी चाहिए, 35 ईयर्स एज से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, 35 ईयर्स एज से ज़्यादा होनी चाहिए। फिर है आर्टिकल 158 में कंडीशंस ऑफ द गवर्नर्स ऑफिस, जो इसके अंदर क्या है, जो कंडीशंस बताई गई है इसमें एक तो जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं धारण करना चाहिए, मतलब नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, कोई भी ऐसी पोस्ट नहीं होनी चाहिए जिससे वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड किया हुआ हो। और जो लेजिस्लेटिव है उसका कोई, वो उसका मेंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेजिस्लेटिव मेंबर नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा इसमें बताया गया है कि कोई एक गवर्नर को 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट का भी गवर्नर बनाया जा सकता है, और उसमें जो भी उसके अलाउंसेज वगैरह होंगे वो कौन करेगा, उन दोनों जो स्टेट्स जिनके बनाए जा रहे हैं उनमें अलोकेट किया जाएगा। ठीक है, फिर है आर्टिकल 159 में ओथ, तो इसको यहाँ पे लिख दूँ, ओथ कौन दिलाता है, वो दिलाता है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, जो गवर्नर को है जो ओथ कौन दिला रहा है, वो दिला रहा है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, या फिर जो सीनियर जज होता है, अगर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट नहीं है तो उसकी जगह सीनियर जज होगा वो। ठीक है, आर्टिकल 160 में बताया गया है कि डिस्चार्ज ऑफ द फंक्शंस ऑफ द गवर्नर इन कंटिजेंसीज। इसमें क्या है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है या फिर प्रेसिडेंट कुछ सिचुएशंस के अंदर जो गवर्नर है उसके फंक्शन से डिस्चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 161 के अंदर बताया गया है पावर ऑफ गवर्नर टू ग्रांट पार्डन, मतलब क्षमा करने की पावर। ठीक है, इसके अंदर जो है डेथ सेंटेंस जो है वो इसकी पावर में नहीं आता है। ठीक है, डेथ सेंटेंस को ये माफ़ नहीं कर सकता, वो ओनली प्रेसिडेंट ही कर सकते हैं। फिर है आर्टिकल 162 में एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट, मतलब जो एग्जीक्यूटिव पावर है उसका एक्सटेंड कर सकते हैं या उसको एक्सटेंशन दे सकते हैं। किसमें, जो कुछ मैटर है जिनमें जो लेजिस्लेटिव है, जो लेजिस्लेटिव लॉ बनाती है उनमें एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो अपना एक्सटेंशन कर सकती है। ठीक है, ये हो गए गवर्नर से रिलेटेड आर्टिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन February 2023 परख became the first national assessment regulator. What does R stand for in परख? फरवरी 2023 में परख जो है पहला राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक बना। परख में R का क्या अर्थ है? ऑप्शन से रिलेटेड, रिपोर्ट, रिकॉल, रिव्यू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रिव्यू। ठीक है, परख की फुल फॉर्म क्या है, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ठीक है, और ये
किससे रिलेटेड है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनी थी उससे रिलेटेड है। ठीक है, इसमें जो कुछ ऐसे जो फुल फॉर्म से रिलेटेड जो स्कीम्स वगैरह हैं उनको हम एक बार कवर करेंगे कि अगर कोई भी स्कीम पूछी जाती है इस टाइप की तो वो हमारी कवर रहे ऑलरेडी। ठीक है, तो एक है श्रेष्ठ स्कीम। श्रेष्ठ की फुल फॉर्म क्या है, स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल एंड टारगेटेड एरियाज। और ये कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च की है, ये की है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, और इसका जो एम है वो एम क्या है, टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन टू एससी स्टूडेंट। जो एससी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्वालिटी एजुकेशन और उनको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना। ठीक है, नेक्स्ट है रीच आउट स्कीम। जो रीच आउट स्कीम है इसकी फुल फॉर्म है रिसर्च एजुकेशन एंड ट्रेनिंग आउटरीच। और ये कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च की है, ये की है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस ने। और ये इसका जो एम है वो एम है टू प्रमोट रिसर्च एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। जो अर्थ साइंस रिलेटेड जो रिसर्च वगैरह है उनको प्रमोट करना। ठीक है, फेम इंडिया की जो फुल फॉर्म है वो है फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया। और ये किसने लॉन्च की है, ये की है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ ने 2015 के अंदर। ठीक है, और इनका एम क्या है, जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स और जो हाइब्रिड व्हीकल्स है उनको एनकरेज करना कंट्री के अंदर। ठीक है, इनको क्या है, इनको अडोप्ट करने का मतलब इनको एनकरेजमेंट करना है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो यूज़ करें। ठीक है, नेक्स्ट है स्पेक्स। स्पेक्स की फुल फॉर्म है स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड सेमीकंडक्टर्स। ये किसने कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च की है, ये की है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने। ठीक है, इसके अलावा जो है नमस्ते की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। ये कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च की है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री ने। और क्यों लॉन्च की है, क्योंकि जो सैनिटेशन जो वर्कर्स हैं उनकी कई बार काम करते हुए डेथ हो जाती है। तो इसमें पता है कि जो स्किल्ड वर्कर्स है उनको ये काम दिया जाए। ठीक है, ताकि ऐसी कोई भी घटना ना हो। नेक्स्ट है स्टार्ट क्या है, ये है इसरो का प्रोग्राम चलाया हुआ है जिसकी फुल फॉर्म क्या है, स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग। ठीक है, स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग है इसका, उसकी पूरी फुल फॉर्म स्टार्ट की। और एक जो है कीर्ति प्रोग्राम चलाया गया है स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री द्वारा, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, ये कहाँ पे लॉन्च हुआ था, ये हुआ था चंडीगढ़ के अंदर। और इसका एम क्या है, टू प्रमोट स्पोर्ट्स। ठीक है, चिल्ड्रंस के अंदर स्पोर्ट्स को प्रमोट करना। ओके, ये हो गई हमारी कुछ जो ऐसी स्कीम्स थी जिनकी फुल फॉर्म्स हमें देखनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, व्हाट इज़ द कीबोर्ड शॉर्टकट टू एडिट द कंटेंट्स ऑफ ए सेल इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, एक्सेल में सेल की सामग्री को संपादित करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है। ऑप्शन है F2, Alt+E, Shift+Enter और Ctrl+S। तो इसका सही आंसर हो जाएगा F2। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है, F2 है। और इसके अलावा कुछ जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के जो शॉर्टकट्स हैं वो भी हम अभी कवर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो Alt+E है इसमें क्या है, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके अंदर अगर हम जो एडिट फाइल मेन्यू होता है ऑप्शन, उसको ओपन करने के लिए। ठीक है, एडिट फाइल मेन्यू ऑप्शन जो है उसको ओपन करने के लिए। जो Shift+Enter है इसमें क्या होता है कि जो इसमें एंटर करते हैं, एंटर द कंटेंट इन एक्टिव सेल के अंदर हम क्या करेंगे, जो कंटेंट है उसको एंटर करेंगे एंड मूव टू द अपर सेल। जो ऊपर की जो अबोव सेल होगी, ठीक है, अबोव लिख लो, जो अबोव सेल मतलब जो ऊपर वाली सेल है उसमें बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, ये मूव कर जाएगा। ओके, और जो Ctrl+S है इसमें क्या होगा कि जो वर्कबुक है उसको सेव करने के लिए, सेव ए वर्कबुक। ठीक है, और कुछ और जो है वो हम देखते हैं इस टेबल में। ठीक है, ये है किसके, MS एक्सेल के शॉर्टकट्स। तो जो F2 है वो हम देख चुके हैं, इसमें क्या करेंगे, एडिट करेंगे सेल को। F5 के अंदर क्या है कि कोई भी स्पेसिफिक सेल के अंदर जाना है तो F5 एंटर करेंगे। F7 में है कि जो स्पेलिंग्स है उनको चेक करने के लिए, और F11 का मतलब
F11 जब एंटर करेंगे तो उसमें क्या है, कोई भी हमें चार्ट अगर क्रिएट करना है तो उसके लिए F11 है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन। तो इसमें होगा करंट टाइम, अगर हमें एंटर करना है मतलब करंट टाइम एंटर करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन। और जो कंट्रोल प्लस सेमीकोलन है उसमें डेट, ठीक है, जो करंट डेट अगर डालनी है। L प्लस शिफ्ट प्लस F1 में जो L प्लस शिफ्ट प्लस F1 है उसमें क्या करेंगे, इंसर्ट न्यू वर्कशीट। अगर हमें नई वर्कशीट इंसर्ट करनी है तो उसके लिए L प्लस शिफ्ट प्लस F1, शिफ्ट प्लस F3। इससे है ओपन द इंसर्ट फंक्शन विंडो। अगर हमें फंक्शन विंडो ओपन करना है तो उसके लिए क्या है, शिफ्ट प्लस F3। शिफ्ट प्लस F5 का है ओपन फाइंड, जो फाइंड वाला ऑप्शन होता है फाइंड टैब, उसके लिए है शिफ्ट प्लस F5। कंट्रोल प्लस A के लिए है सेलेक्ट ऑल कंटेंट्स ऑफ द वर्कशीट। जो वर्कशीट का जितना भी कंटेंट है अगर उसको हमें सेलेक्ट करना है तो वो होगा कंट्रोल प्लस A। B से होगा बोल्ड करना, I से इटालिक हाईलाइटेड, K से हो जाएगा अगर कोई हमें इंसर्ट मतलब जो लिंक है, अगर कोई भी लिंक इंसर्ट करना है तो उसमें होगा कंट्रोल प्लस K। कंट्रोल प्लस U से हो जाएगा अंडरलाइन, कंट्रोल प्लस P से अगर हमें प्रिंट करना है, कंट्रोल प्लस Z से जो अंडू, ठीक है, जो भी एक्शन किया हुआ है उसको अगर वापस हटाना तो अंडू। कंट्रोल प्लस F9 से हो जाएगा जो वर्कबुक है उसको मिनिमाइज़ करना, और अगर कंट्रोल प्लस F10 दबाएंगे तो उसको वापस मैक्सिमाइज़ करने के लिए। कंट्रोल प्लस F6 से है स्विच बिटवीन ओपन वर्कबुक्स। जो विंडोज़ या वर्कबुक जो हमने ओपन कर रखी है उनमें अगर स्विच करना है तो कंट्रोल प्लस F6। कंट्रोल प्लस पेज अप दबाने से होगा मूव टू द प्रीवियस शीट, मतलब जो पहले वाली शीट है उस पर हम जाने के लिए दबाएंगे कंट्रोल प्लस पेज अप, और कंट्रोल प्लस पेज डाउन दबाएंगे नेक्स्ट शीट में जाने के लिए, ठीक है। कंट्रोल प्लस टैब, उसके लिए क्या होगा, मूव बिटवीन 2 और मोर ओपन एक्सेल फाइल्स। जो एक्सेल की फाइल्स है अगर 2 या 2 से ज़्यादा खुली हुई और अगर हमें इनमें मूव करना है तो कंट्रोल प्लस टैब। L प्लस इक्वल, तो इसमें क्या होगा, जो सम का है, जो भी सेल है उसमें अगर हमें क्या करना है, उसमें सम करना है तो उस फॉर्मूले के लिए हम दबाएंगे कंट्रोल प्लस इक्वल, ठीक है। शिफ्ट प्लस होम में होगा गो टू द फर्स्ट सेल इन द करंट रो। जिस रो में हम काम कर रहे हैं और उसकी अगर फर्स्ट सेल में जाना है तो शिफ्ट प्लस होम। फिर है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये जो एक्सक्लेमेटरी जो साइन है वो दबाएंगे तो उसमें क्या होगा, जो भी नंबर है अगर उनको हमें कोमा फॉर्मेट में लिखना है तो ये कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेटरी साइन। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जो डॉलर साइन है उसके लिए अगर करेंसी फॉर्मेट में लिखना है और अगर डेट फॉर्मेट में लिखना है तो क्या करेंगे, ये जो नंबर साइन है वो लगाएंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस नंबर साइन। और अगर परसेंटेज फॉर्मेट में लिखना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस परसेंटेज का साइन, और अगर टाइम फॉर्मेट में लिखना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस @, ठीक है। और हमें क्या करना है, अगर सारी जो है पूरा जो एंटायर कॉलम है उसको अगर सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल प्लस स्पेस दबाएंगे, और अगर एंटायर रो सेलेक्ट करनी है तो उसके लिए दबाएंगे हम शिफ्ट प्लस स्पेस, ठीक है। कंट्रोल प्लस स्पेस से एंटायर कॉलम और शिफ्ट प्लस स्पेस से है एंटायर रो। तो ये हो गए कुछ शॉर्टकट्स किसके, MS एक्सेल के, जो कि आपको रिवाइज करने हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट्स द कंसेप्ट ऑफ द नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट NDP। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध घरेलू उत्पाद NDP की अवधारणा का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन है GDP माइनस इनकम फ्रॉम एब्रोड, GDP माइनस विदेश से आय, GDP प्लस इनकम फ्रॉम एब्रोड, GDP प्लस विदेश से आय, GNP माइनस डेप्रिशिएशन, GNP माइनस मूल्यह्रास, और GDP माइनस डेप्रिशिएशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा GDP माइनस डेप्रिशिएशन, ठीक है। यहाँ पे GDP का क्या होगा, टोटल वैल्यू जो कि किसकी, फाइनल गुड्स की, ठीक है। मीडिएटर गुड्स नहीं लेना है यहाँ पे क्योंकि उनकी अगर मीडिएटर में लेंगे और वो फिर फाइनल में काउंट होंगे तो उनकी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, ठीक है। टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी फाइनल गुड्स एंड जो सर्विसेज है किसमें, विद इन द टेरिटरी ऑफ कंट्री, ठीक है, टेरिटरी ऑफ ए कंट्री, कंट्री के अंदर जितने भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज हैं उनकी टोटल वैल्यू, उसको कहते हैं GDP। और जो डेप्रिशिएशन है ये क्या होगा, रिडक्शन इन द एसेट, ठीक है, जो एसेट की वैल्यू में जो रिडक्शन हो रहा है विथ टाइम उसको कहते हैं डेप्रिशिएशन, ठीक है। जो रिडक्शन हो रहा है किसमें, जो एसेट है कोई भी जो वस्तु है उसमें अगर टाइम के साथ साथ उसकी वैल्यू कम हो रही है तो उसको कहेंगे डेप्रिशिएशन। तो ये हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे हम, NDP नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, GDP माइनस डेप्रिशिएशन। इसी में अगर हम देखें जो GNP है, GNP ये क्या होगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट,
ठीक है। और वो जीडीपी क्या होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इसमें देखें तो जीएनपी क्या होता है, टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बाय द नेशनल्स ऑफ कंट्री। ठीक है, बाय द नेशनल्स ऑफ ए कंट्री, जो भी कंट्री के नेशनल्स हैं उनके द्वारा जो फाइनल गुड्स और जो सर्विसेज हैं उनकी टोटल वैल्यू। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जीएनपी इक्वल टू जीडीपी। ठीक है, और इसमें से हम माइनस क्या करेंगे, जो फैक्टर इनकम है जो कि हम एब्रोड, यहाँ पे क्या है, नेशनल्स हैं जो बाहर के हैं। ठीक है, और जो हमारी कंट्री में रह रहे हैं वो क्या करेंगे, इनकम बाहर भेजेंगे, तो उसको हम माइनस करेंगे। ठीक है, फैक्टर इनकम टू एब्रोड, और जो हमारे नेशनल्स जो बाहर रह रहे हैं कंट्री से बाहर और वो कंट्री के अंदर भेजेंगे उसको करेंगे ऐड। ठीक है, फैक्टर इनकम फ्रॉम क्या होगा, फ्रॉम एब्रोड, मतलब जो बाहर से जो पैसा आएगा। ठीक है, नेशनल्स का, तो वो होगा जीएनपी, और इसको ही हम लिख सकते हैं जीडीपी माइनस नेट फैक्टर इनकम। ठीक है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, जो पैसा यहाँ से जा रहा है वो माइनस और जो आ रहा है उसको प्लस, तो ये हो जाएगा जीएनपी। और अगर हम यही एनएनपी देखें तो ये क्या हो जाएगा, जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, और यहाँ पे जीडीपी में क्या होता है, जो भी हमारी कंट्री के अंदर रह रहे हैं उन सब का फाइनल गुड्स और सर्विसेज का, चाहे वो बाहर के हैं या कंट्री के हैं, उन सब की वैल्यू ऐड की जाएगी। ठीक है, और इसमें सिर्फ की जाती है नेशनल्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, द फर्स्ट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स वर होस्टेड इन डैश एंड एट, मतलब जो पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है वो कहाँ और कब हुए। ऑप्शन है 2022 उड़ीसा, 2020 उड़ीसा, 2020 पुणे, 2021 पुणे। तो ये हुए थे 2020 कहाँ पे, उड़ीसा के अंदर। ठीक है, और जो 2023 के हैं वो कहाँ हुए हैं, वो हुए हैं यूपी में। और अगर जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अगर फर्स्ट एडिशन देखें, यूथ गेम्स फर्स्ट एडिशन इनका अगर देखें तो ये कब हुए, 2018 में, कहाँ पे, न्यू दिल्ली के अंदर न्यू दिल्ली के अंदर हुए। और 2023 में जो हुए हैं वो कौन सा एडिशन है, वो है 5th एडिशन, और कहाँ पे हुए हैं, ये हुए हैं एमपी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्लियामेंट्री कमेटी डज नॉट ड्रॉ एनी मेंबर्स फ्रॉम द राज्यसभा। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति राज्यसभा से कोई भी सदस्य नहीं लेती है। कमेटी ऑन एस्टिमेट्स, कमेटी ऑन पेटिशंस, याचिका समिति, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, सरकारी उपकर मुँह संबंधी समिति, कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स, लोक लेखा समिति। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऐसी कौन सी कमेटी है जिसके सारे मेंबर्स लोकसभा से होते हैं। तो इसका सही आंसर है कमेटी ऑन एस्टिमेट्स प्राक्कलन समिति। ठीक है, इसके अंदर कितने मेंबर्स होते हैं, 30 मेंबर्स होते हैं, जो कि सारे के सारे कहाँ से, लोकसभा से होते हैं। और चेयरमैन भी, अगर मेंबर लोकसभा से तो चेयरमैन भी लोकसभा से ही होगा। ठीक है, और जो एस्टिमेट्स समिति है इसकी किसकी रिकमेंडेशन पे इसको क्रिएट किया गया, जॉन मथाई की रिकमेंडेशन पे इसको बनाया गया था, जॉन मथाई रिकमेंडेशन। ठीक है, और इसका अगर फंक्शन देखें, यहाँ पे लिख दूँ फंक्शन, अगर इसका देखें तो फंक्शन क्या है, टू एग्जामिन बजट एस्टिमेट, जो बजट है उसको एग्जामिन करना। ओके, ये हो गया जो एस्टिमेट्स कमेटी है। ये क्या है, जो फाइनेंशियल जो पार्लियामेंट्री कमेटीज़ हैं वो 3, जो एक तो कमेटी ऑन एस्टिमेट्स, एक कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, एक है कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स। तो जो बाकी 2 हैं हम इनको भी देखते हैं। और जो ये 30 मेंबर हैं वो हर साल इलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, इलेक्टेड एवरी ईयर। नेक्स्ट अगर देखें तो जो कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स है, डायरेक्ट लिख दूँ मैं। ठीक है, ये जो है पब्लिक अंडरटेकिंग्स पीयू लिख रही हूँ मैं, तो पब्लिक, एक सेकेंड,
पब्लिक अंडरटेकिंग्स में क्या है, ये कब बनाई गई, 1964 के अंदर, और किसकी रिकमेंडेशन पे ये बनाई गई थी, किसकी रिकमेंडेशन ऑफ कृष्णा मेनन। ठीक है, जो पब्लिक अंडरटेकिंग्स जो कमेटी है वो बनाई गई थी 1964 में, रिकमेंडेशन ऑफ कृष्णा मेनन। और इसमें अगर देखें स्ट्रेंथ, तो इसमें कितने होते हैं टोटल मेंबर्स, वो होते हैं 22 मेंबर्स, और इसमें 15 मेंबर्स जो है वो होते हैं लोकसभा से, और जो 7 मेंबर हैं वो होते हैं राज्यसभा से, और जो चेयरमैन है वो होता है लोकसभा से। ठीक है, और इसका अगर फंक्शन देखें तो फंक्शन क्या है, टू एग्जामिन द रिपोर्ट्स एंड द अकाउंट्स ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग्स, मतलब सरकारी उपक्रम। ये क्या है, सरकारी उपक्रम कि जो भी अकाउंट और रिपोर्ट्स है उनको एग्जामिन करना। ठीक है, और जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है उसमें क्या है, पब्लिक जो अकाउंट्स है पीए, इसके अंदर भी अगर इसकी स्ट्रेंथ देखें, और इसको पहले ये देख लेते हैं कब क्रिएट की गई, 1921 में। और इसमें जो है फर्स्ट कब मेंशन किया गया था, इसका फर्स्ट मेंशन किया गया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में 1990 के एक्ट में। ठीक है, और इसकी स्ट्रेंथ सेम 22 है, 15 लोकसभा से और 7 मेंबर होंगे राज्यसभा से। और इसके अगर फंक्शन देखें तो इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन अगर देखें तो वो है जो ऑडिट रिपोर्ट्स होती के की, उनको एग्जामिन करना, टू एग्जामिन द ऑडिट रिपोर्ट्स ऑफ केग, ठीक है, ये हो गए तीनों कमेटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर मुथुकुनमल इज ए डैश डांसर हु गॉट पद्मश्री इन 2022। जो आर मुथुकुनमल है ये कौन सी, मतलब किस डांस की डांसर है जिन्हें 2022 में पद्मश्री मिला था। ऑप्शन से जोरा, खोर, दाग, सादिर। तो ये है सादिर डांस की डांसर है। ठीक है, और जो ये डांस है ये कौन से स्टेट का है, ये है तमिलनाडु का। ठीक है, तमिलनाडु स्टेट से है। जो जोरा डांस है ये है उत्तराखंड का डांस है। और जो खोर और जो धाप है ये कहाँ के हैं, ये है हरियाणा के डांस। ठीक है, अब हम देखेंगे जो पद्मश्री मिले हैं 2022 में, उसमें और भी कोई मतलब कुछ डांसर हैं उनको पद्मश्री मिले हैं। ठीक है, तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। तो इसमें है काजी सिंह जो कि कहाँ से बिलोंग करते हैं, वेस्ट बंगाल के हैं। और ये हैं जो मारूनी डांस है उनके डांसर, मारूनी डांसर। और ये कहाँ का फोक डांस है, ये नेपाली फोक डांस है। ठीक है, तो इनको भी क्या मिला है, पद्मश्री मिला है 2022 के अंदर। इसके अलावा पद्मजा रेड्डी जो हमने देखा था, जो सारे रेड्डी हैं वो क्या खाते हैं, कच्ची पूड़ी खाते हैं। तो ये भी डांसर किसकी है, मतलब कुचिपुड़ी की जो डांसर है। ठीक है, कुचिपुड़ी डांसर। और ये कहाँ से बिलोंग करती है, ये बिलोंग करती है तेलंगाना से। और ये जो आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है कुचिपुड़ी। ठीक है, आंध्र प्रदेश का। इसके अलावा अगर देखें तो राम सहाय पांडे, ये जो है ये राय जो डांस है उसके डांसर हैं। ठीक है, और ये कहाँ का है, ये है एमपी का फोक डांस। इसके अलावा एक अर्जुन सिंह धुर्वे, इनको मिला है बेगा डांस। ठीक है, बेगा डांस जो कि कहाँ का फोक डांस है, ये भी एमपी का फोक डांस है, इनको भी पद्मश्री मिला है। तो इन सबको जो भी ये डांसर्स हैं इनको पद्मश्री मिला है 2022 में। तो अभी जो CHSL वगैरह का जो एग्ज़ाम हुआ है उनमें 2021 के काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो हो सकता है कि 2022 के भी आने के पूरे चांस हैं, तो आप इनको भी रिवाइज़ कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री होस्टेड द फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप इन 1975। जो फर्स्ट क्रिकेट विश्व कप था
ठीक है, पहला क्रिकेट विश्व कप जो 1975 में हुआ था वो कौन सी कंट्री ने होस्ट किया था? ऑप्शन है साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। ठीक है, किसने होस्ट किया? इंग्लैंड ने। और जीता कौन था 1975 वाला? वो जीती थी वेस्ट इंडीज़। ठीक है, वेस्ट इंडीज़। और इंडिया का अगर देखें, इंडिया कब कब जीती है? एक तो जीती है 1983 के अंदर और एक जीती है 2011 के अंदर। ठीक है, 2 बार जीती है इंडिया। और जो 13th एडिशन था अभी 2023 का, 2023 का था, इसको होस्ट किसने किया? होस्ट किया इंडिया ने। और जीता किसने? जीता ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, अब जो होगा 2027 वाला, उसकी जो होस्ट कंट्रीज़ है वो कौन कौन सी है? साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया। ठीक है, ये 3 कंट्री जो है ये इसको होस्ट करेंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अर्थक्वेक वेव्स आर रिकॉर्डेड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड। जो भूकंप तरंगों को एक उपकरणों द्वारा दर्ज किया जाता है जिसे कहा जाता है। ठीक है, इसके ऑप्शन है सिस्मोग्राफ, रिक्टर स्केल, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूकंप लेखी मतलब सिस्मोग्राफ। ठीक है, ये क्या करता है? सिस्मोग्राफ जो है वो अर्थक्वेक वेव्स को रिकॉर्ड करता है। और जो रिक्टर स्केल है ये क्या बताता है? मैग्नीट्यूड बताता है अर्थक्वेक का। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक, इससे मेजर करते हैं मैग्नीट्यूड। और एक जो होती है मर्सेली स्केल, इससे क्या करते हैं? इंटेंसिटी नापते हैं अर्थक्वेक की। इंटेंसिटी स्केल होती है ये। और इसकी रेंज अगर देखें, रेंज भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो रेंज है इसकी 1 से लेके 12। ठीक है, और अर्थक्वेक जोन्स का भी क्वेश्चन आया हुआ है कि सिस्मिक जो है, सिस्मिक कितने जोन्स हैं? सिस्मिक जोन्स वो हैं 4 जोन्स हैं। और ये किसने क्लासिफाइड किया है? द ब्यूरो ऑफ, एक सेकेंड, द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है, ये किसके द्वारा क्लासिफाई किए गए हैं? द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा। और कितने जोन बताए गए हैं? 4 जोन बताए हैं, जोन सेकंड, जोन थर्ड, जोन फोर्थ, जोन फिफ्थ। और जो यहाँ पे सबसे जो मैक्सिमम डिग्री का होगा वो है जोन फिफ्थ, इसमें मैक्सिमम डिग्री होगी। और जो जोन सेकंड है इसमें होगी मिनिमम डिग्री। ठीक है, तो ये भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवाने अर्ज वॉज इसेंशियली द डिपार्टमेंट ऑफ अंडर दिल्ली सल्तनत। जो दीवाने अर्ज है वो अनिवार्य रूप से दिल्ली सल्तनत के अधीन कौन सा विभाग था? ऑप्शन है फाइनेंशियल सर्विसेज, कोर्ट सेरेमनीज मतलब दरबारी समारोह, मिलिट्री सर्विसेज सैन्य सेवाएं, रॉयल कारखाना मतलब शाही कारखाने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिलिट्री सर्विसेज, सैन्य सेवाएं। ठीक है, इसके अलावा जो दिल्ली सल्तनत है इसमें जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स थे उनके बारे में देख लेते हैं। दीवाने रिसालत के अंदर ये क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ अपील्स। इसके अंदर क्या होता था? जो फॉरेन अफेयर्स वगैरह है उनसे डील किया जाता था। दीवाने अर्ज जो अभी हमने देख लिया, जो कि है डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री, और ये किसने इंट्रोड्यूस किया था? ये किया था बलबन ने। दीवाने इश्तियाक जो डिपार्टमेंट ऑफ पेंशंस है, ये किसने इंट्रोड्यूस किया था? ये किया था फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, फिरोज शाह तुगलक, ये इंट्रोड्यूस किया था फिरोज शाह तुगलक ने, जो कि है दीवाने इश्तियाक पेंशंस का डिपार्टमेंट। ठीक है, दीवाने मुस्तकरात जो है डिपार्टमेंट ऑफ एरियर्स, इसके अंदर क्या है? जो रेवेन्यू वगैरह है उनसे रिलेटेड था। और ये किसने इंट्रोड्यूस किया था? ये किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, जो है अलाउद्दीन खिलजी ने ये डिपार्टमेंट इंट्रोड्यूस किया था। दीवाने कोई डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, तो ये किसने क्रिएट किया था? ये किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। फिर है दीवाने इंशा डिपार्टमेंट ऑफ कॉरेस्पोंडेंस, इसमें क्या है? जो लॉ बनाए जाते थे सुल्तान्स के द्वारा, जो रेगुलेशंस वगैरह उनसे रिलेटेड था। ठीक है, और जो है दीवाने बंदेगान, तो डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव्स का था ये। और ये भी किसने इंट्रोड्यूस किया? फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट है दीवाने काजा जो कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। फिर है दीवाने खैरात, जो इसमें खैरात क्या है? मतलब कुछ बोलते हैं ना, खैरात में दे दी मतलब चैरिटी, डिपार्टमेंट ऑफ चैरिटी। और ये भी इंट्रोड्यूस किया है फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, तो ये सारे जो हैं फिरोज शाह तुगलक।
ये जो दीवाने खैरात और दीवाने बंदेगांव, ये भी दोनों किसने इंट्रोड्यूस किए हैं? फिरोज शाह तुगलक ने किए हैं। और एक जो इसने और किया है वो कौन सा है? इस्तियाक, ठीक है, पेंशन्स का। ये हो गए हमारे, लास्ट क्वेश्चन था ये आज का, आज की वीडियो का। और ये है जो GK PYQ पार्ट 1 है उसका लास्ट लेक्चर। तो जिसने भी जो लेक्चर वगैरह जो देख रहे हैं, प्लीज़ आप उनको सारे जो लेक्चर्स हैं इनको PDF से रिवाइज करें, ताकि आपको इसकी पूरी हेल्प मिले एग्ज़ाम में, ठीक है। एग्ज़ाम से पहले आप सारे एक बार जो भी लेक्चर्स हैं उनको जल्दी जल्दी PDF से रिवाइज करके जाना। ओके, थैंक यू।